ये जो मदरसों से निकली हुई खेप है, ये अगर डॉक्टर भी बन जाए, ये अगर इंजीनियर भी बन जाए, ये अगर पीएचडी भी कर ले, अगर दिमाग में आपने वो जहर 13, 14, 15, 16 साल की उम्र में डाल दिया है, तो उसके बाद वो एरोनॉटिकल इंजीनियर बन जाए, वो हवाई जहाज चलाना सीख ले, वो जाके ट्विन टावर उड़ाएगा। अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने कहा कि ये एक अपीजमेंट पॉलिसी थी, जिसमें कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 स्टांजास पढ़े जाते हैं, क्योंकि बाकी स्टांजास में सनातन का जिक्र है या सनातन को लेकर के उसके बारे में बताया गया है। कश्मीर में उन्होंने 8 सभाएं की। अपने भाषण के अंत में फुसफुसाकर एक जय हिंद नहीं बोला, एक वंदे मातरम नहीं बोला। आज तक 36 साल पूरे हो गए हैं, एक भी हत्या का, एक भी बलात्कार का, एक भी नरसंहार का, एक भी अपहरण का, एक भी घर के लूटे जाने का, मंदिर के तोड़े जाने का मुकदमा चलकर किसी को दोषी नहीं पाया गया है, किसी को सजा नहीं हुई, कोई फांसी नहीं चढ़ा, एक भी अपवाद स्वरूप भी, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय राजकीय प्रश्रय मिला है, उन्हें आमंत्रण मिले हैं, उन्होंने भाषण दिए हैं। वो आपका अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, पूछा जाएगा। आपको वीजा आसानी से नहीं मिलेगा किसी देश का। ये लोग देश की सरकारों के सौजन्य से आपके और मेरे करदाताओं के रुपए के खर्चे पर दुनिया घूमते हैं, घूमे हैं, इलाज करवाए हैं, पाकिस्तान जाके शादियां करवा के आए हैं, ठाठ से रहे हैं, जायदादें खड़ी की हैं, प्रधानमंत्रियों द्वारा आमंत्रित किए गए हैं, फोटोएं खिंचवाई गई हैं उन लोगों की जिनके हाथ खून से रगे हैं, जो ऊपर से नीचे तक हमारे खून से सराबोर हैं, वो जिंदा हैं। उनको अभय दिया है इस सरकार ने। और हम ही नहीं, चलिए कश्मीरी पंडित किसी सूची में नहीं है ना, 3 में है ना, 13 में है। इस देश का एक स्क्वाड्रन लीडर था रवि खन्ना जी, एयरफोर्स, अपने 4 साथियों के साथ खड़ा था, निहत्था था, मार दिया गया। मारने वालों ने डींगे हाँकते हुए कबूल किया कि हाँ हमने मारा है। वो वाजिबुल कत्ल था क्योंकि वो इंडियन स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव था। हम आजादी की तहरीक चला रहे थे। ऐसा बोलने वाले इंटरव्यूज में कबूलते हैं, वो रिकॉर्ड है। वो केस टाडा कोर्ट में चल रहा है, उसको चलते हुए 35 साल हो गए हैं। ये अगर आप अपने एक स्क्वाड्रन लीडर का हाल करते हैं तो हम तो किसी गिनती में नहीं है। सर तब से अब तक आपने कहा 35 साल पुरानी बात, और तब भी निर्मम तरीके से हत्याएं कर दी जाती थी रिलीजन के नाम पे। अभी कुछ साल पहले नुपुर शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया और उसके बाद उदयपुर में दिन दहाड़े कत्ल हो जाता है और उसकी वीडियो बना करके पोस्ट की जाती है। आज की डेट में तो सरकार बदली हुई है। आपको क्या लगता है कि क्या ये कुछ बदला है तब से अब तक, या वो जो जिहादी माइंडसेट है उसका डर, उसके अंदर डर है ही नहीं? कैसे होगा? आपने कन्हैया लाल की हत्या की बात की उदयपुर में जी। उस हत्याकांड में जो दोषी पाए गए थे या जिन पर शक था, संदेह था, उनको एक के बाद एक बेल मिल रही है। उस मुकदमे में चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। कितने साल हो गए, वो प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई है। तो सजा पता नहीं कब होगी। अभी तो निचली अदालत में है, ट्रायल कोर्ट में है। तो अगर यहां प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, प्रक्रिया शुरू होने के कितने वर्ष बाद फैसला आएगा, फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आधी आधी रात को खुलेगी। तो कौन सा भय है, किसको भय है? जब आपने कश्मीर में हुए हत्याकांडों पर किसी को अभी तक फांसी नहीं दी है, सजा नहीं दी है, तो देश भर में किसको भय होगा? क्यों होगा?
आपने एक अपवाद सिद्ध कर दिया है। आपने कहा है कि देखिए हम आपका दिल जीतना चाहते हैं तो इसलिए आपको नाराज नहीं करेंगे, और नाराज नहीं करेंगे तो हर चीज ढीली चलेगी, आपको बच निकलने के रास्ते दिए जाएंगे। सर अभी तो ये आंख मिचौली चल रही है, तो फिर आपको कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि कानून का, सजा का, कॉन्सिक्वेंसेस का भय होगा किसी को? हम अभी बात कर रहे थे कि कश्मीर में एक अच्छा खासा एक ऐसा सेटअप है जहाँ पे ब्रेन वॉश किया जाता है। अभी जो युवा पीढ़ी है, जो अभी ऐसे बच्चे हैं, शायद टीनेज से अभी आगे की उम्र में कदम रख रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश करना बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि उम्र कम है। लेकिन ऐसे में अभी जो हाल फिलहाल में दिल्ली में अटैक हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, फरीदाबाद के डॉक्टर्स जिनका कनेक्शन वहां भी था, कश्मीर से भी था, ऐसे में एक अच्छा खासा पैसा कमा रहे डॉक्टर्स, पढ़े लिखे हैं, अच्छी खासी उम्र में हैं, इनका ब्रेन वॉश करना कर दिया जाना इमाम के द्वारा, ये कितना ठीक लगता है? आपको क्या लगता है कि इसका ब्रेन वॉश अभी कुछ 2 महीने पहले हुआ या 2 साल पहले हुआ? ऐसा नहीं है। ये जो मदरसों से निकली हुई खेप है, ये अगर डॉक्टर भी बन जाए, ये अगर इंजीनियर भी बन जाए, ये अगर पीएचडी भी कर ले, अगर दिमाग में आपने वो जहर 13, 14, 15, 16 साल की उम्र में डाल दिया है, तो उसके बाद वो एरोनॉटिकल इंजीनियर बन जाए, वो हवाई जहाज चलाना सीख ले, वो जाके ट्विन टावर उड़ाएगा। आप कह रहे हैं कि अरे ये तो एरोनॉटिकल इंजीनियर था, ये तो पायलट था, ये तो आयमन अल जवाहिरी डॉक्टर था, ये जो ओसामा बिन लादेन ये तो सिविल इंजीनियर था। अरे भाई, ये सब स्किल्स हैं, ये सब डिग्रीज हैं। जो माइंडसेट है, जो बिलीफ है, जो वर्ल्ड व्यू है, उसका इन डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। डैनियल पर्ल का गला रेतने वाला उमर सईद शेख ब्रिटेन में पैदा हुआ, ब्रिटेन के पब्लिक स्कूलों में पढ़ा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा, लेकिन जिहाद करने भारत आया, कश्मीर आया, यहूदी टूरिस्ट का गला रेतने आया। डैनियल पर्ल यहूदी निकला तो उसका गला रेत दिया कराची में। तो ये लोग कोई भी डिग्री ले लें, लेकिन अगर आपने बचपन में इन्हें पट्टी पढ़ा दी है, तो यही डॉक्टर उमरुन नबी वीडियो बना के कहता है कि मैं सुसाइड बॉम्बर नहीं हूं, मैं एक मार्टिडम ऑपरेशन में हूं। मार्टिडम ऑपरेशन, मैं शहीद होने चला हूं। आप अपनी आंखें फोड़ लेना चाहते हैं लेकिन देखेंगे नहीं, आप बहरे हो जाना चाहते हैं, सुनेंगे नहीं, क्योंकि ये चीजें जब आप समझेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो आपको सच पता चलेगा, और वो सच आपकी उन सब भ्रांतियों को, भ्रम को, नोशंस को, विकास, प्रगति, शिक्षा, छात्रवृत्ति, इंजीनियरिंग सीट, मेडिकल सीट, भारत दर्शन, क्रिकेट टूर्नामेंट, सद्भावना, इस सब के परखच्चे उड़ाता है। आपको अच्छा नहीं लगता कि हमने जो भ्रम पाले हुए थे 10, 20, 30 साल, वो भाप बन के उड़ रहे हैं, वो चकनाचूर हो रहे हैं। तो इसलिए आप ये देखना, समझना, सुनना नहीं चाहते। वो तो चीख चीख के कह रहे हैं, उनका दोष नहीं है, वो तो साफ बोल रहे हैं आपको मैं क्यों आया हूं। आदिल डार ने हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों को उड़ाने से पहले एक वीडियो बनाया था। वो तो साफ मुंह से बोल के कह रहे हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि वहां तो कहा ही जाता है ना कि इस्लाम और सरतन से जुदा। ऐसे में क्योंकि जब हम बात करते हैं अभी वंदे मातरम की, तो इस्लाम में वंदे मातरम नहीं बोला जाता है। वहीं पर अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने कहा कि ये एक अपीजमेंट पॉलिसी थी, जिसमें कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 स्टांजास पढ़े जाते हैं, क्योंकि बाकी स्टांजास में सनातन का जिक्र है, या सनातन को लेकर के उसके बारे में बताया गया है, या किस तरह से भारत देश कितना महान था उसके बारे में बताया गया है। लेकिन सिर्फ ये इस्लाम को, या उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसने एक अपीजमेंट पॉलिसी चलाई कि वो सामने वाली सरकारों को नाराज नहीं करना चाहती थी,
लेकिन आपको नहीं लगता कि आज की डेट में भी ये अपीजमेंट है? हाँ बिल्कुल है, अपीजमेंट है। देखिए इसी सरकार के चलते पिछले 10-12 साल में हम लोगों ने देखा, एक एमपी हुआ करते थे शफीकुर रहमान बर्क, संसद के सत्रों का अवसान जब होता है तो वंदे मातरम गाया जाता है, जब आरंभ होता है तब राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाता है। जी। अवसान के समय राष्ट्र गीत वंदे मातरम गाना शुरू होते ही वो उठ के सदन से चले जाते थे। किसी ने उनसे सवाल पूछा कि ये अपमान आप क्यों कर रहे हैं और हम आपकी सदस्यता रद्द करेंगे। भाषणों में बघारना कि इसको कंसेशन दे दिया, उसको कंसेशन दे दिया, इनकी बात मान ली, वंदे मातरम के छंद निकाल दिए, बहुत अच्छा है। हमें बताना चाहिए कि इतिहास में ये भूलें कहाँ हुई हैं, कब कब हुई हैं, कैसे हुई हैं और किसने की हैं। उनको कटघरे में खड़ा करना जरूरी है। लेकिन फिर हमने क्या क्या होने दिया है, क्यों होने दिया है, क्यों उस पर आंख नीची है, इन सवालों के जवाब कौन देगा? उसी संसद में से उठ के जाते थे ना, जो पिछले 10-12 साल से चल रही है। हमारे सामने हमने देखा है उनकी लाइव प्रोसीडिंग्स में। तो ये बदतमीजी क्यों बर्दाश्त की गई? ये भी एक कंसेशन है। वहां तो सेक्युलरिज्म हावी हो जाता तो ठीक है, सेक्युलरिज्म तब भी हावी था। फिर इसका मतलब जब ये कंसेशन दिए गए कि इस गीत को काट छांट दो, है। इसका अंग भंग कर दो, आज जिसे हम सेक्रेड कह रहे हैं, जी। हमारी राष्ट्रीयता, हमारे राष्ट्र प्रेम, हमारी मातृभूमि के प्रति निष्ठा का एक गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं हम वंदे मातरम। लोगों को कड़वा लगेगा, मैं लेकिन बताना चाहूंगा। मेरा मन बहुत खुश होता था जब हमारे प्रधानमंत्री 2014 के बाद विदेश यात्राओं पर जाते थे और बाहर रहने वाले एनआरआईज जब उन्हें मिलने आते थे, उनका अभिवादन करने आते थे, तो भाषण के बाद दोनों हाथ उठाकर पूरा आसमान गुंजवाते थे, वो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम कहते हुए। लोग भी जोश में भरकर दोनों हाथ उठाकर उछलकर चिल्लाकर कहते थे वंदे मातरम। ये उनके भाषणों की संपन्न होने के समय के आखिरी कुछ क्षणों का अनुभव लोगों को था। तो लोगों ने एक्सपेक्ट करना शुरू किया कि ऐसा ही होगा, ये राष्ट्रभक्ति की चेतना जगाएंगे, सब में जगाएंगे। ये 2014 की बात है। वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन भी गए, वो वेम्बली स्टेडियम भी गए, वो सिडनी में भी जाकर के उन्होंने यही किया, वो वेस्ट एशिया में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में उन्होंने किया, जहां जहां भारतवंशी थे वहां वहां उन्होंने ये अलग जगाई। फिर कश्मीर के चुनाव आए, कश्मीर में उन्होंने 8 सभाएं की। अपने भाषण के अंत में फुसफुसाकर एक जय हिंद नहीं बोला, एक वंदे मातरम नहीं बोला। किसको कंसेशन दे रहे हैं, किसको खुश कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप लोगों से अपेक्षा न करें कि वो आपके पीछे बोलें, आप अपना भाषण अंत में कहें वंदे मातरम करके निकलें। अगर आपको ये लगता है कि आपकी आवाज में लोग जवाब नहीं देंगे, हालांकि आपको सुनने जो आए हैं वो आपकी आस्था में, आपकी लोकप्रियता में, उन्हें मालूम है कि आप कौन हैं, आप किस विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्यों नहीं बोलेंगे? लेकिन अगर आपको ये शक है कि नहीं बोलेंगे, आप आह्वान मत कीजिए, आप जोर से जय हिंद बोलिए, वंदे मातरम बोलिए, आइए, अच्छा लगेगा। तो जब ये होता है, फिर आप किस मुंह से किस किस को दोष देंगे कि ऐसा किया गया,
ऐसा होने दिया गया। इस बात का दुख है। तो इसमें लगता है कि कोई राजनैतिक हित साध रहे हैं आप। अगर आस्था और निष्ठा इतनी गहरी है तो फिर ऐसे अपवाद क्यों आते हैं? आप ही के व्यवहार में क्यों आते हैं? सर, क्योंकि पहलगाम के अटैक के बाद सिंदूर ऑपरेशन किया गया। आपने कहा कि पहलगाम तो एक ऐसा अटैक था जहाँ पर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है ना, अलग-अलग जगहों से सैलानी आते हैं वहाँ पे। लेकिन जब वहाँ हिट किया गया, अलग-अलग टूरिस्ट को हिट किया गया, तो सिंदूर ऑपरेशन हुआ। लेकिन कश्मीर में अलग-अलग अटैक्स हुए, जो आप भी बता रहे हैं। उसके बाद कोई ऑपरेशन नहीं चलाया गया। इसको कैसे देखा जाना चाहिए? और सिंदूर ऑपरेशन के बाद हालातों में क्या कुछ बदलाव है? है ना, एक जनरल फील्ड मार्शल हो गया है। कितना बड़ा बदलाव है। वो पाकिस्तान जो अलग थलग पड़ा हुआ था, जिसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती थी, जिसको ढूंढने पर दोस्त नहीं मिलते थे, वो अब दुनिया भर में रक्षा की गारंटियां देता फिर रहा है बड़े अमीर मालदार मुल्कों को। उसके तानाशाह व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाए जाते हैं खास तौर पर। वो इतराता फिर रहा है। एक बहुत बड़ा बदलाव ये है। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि अब वो हमें चेतावनियां देता फिर रहा है कि आगे से ये दुस्साहस नहीं करना। तीसरा बड़ा बदलाव ये है कि वो हमारी वायुसेना पर उंगलियां उठा रहा है। वो तरह तरह के दावे कर रहा है और दुनिया इन दावों से हैरान है कि ये क्या हुआ। और हमें दुनिया भर में बताने के लिए डेलीगेशंस भेजने पड़ रहे हैं कि देखिए साहब, उसका ये जुर्म है, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। कारगिल के युद्ध के बाद हमने दुनिया में कहीं डेलीगेशंस नहीं भेजे थे। 71 के युद्ध के बाद हमने कहीं दुनिया में डेलीगेशंस नहीं भेजे थे। दुनिया को ये समझाने, बतलाने, विश्वास कराने के लिए कि हम कितने सही हैं, हम कितने ताकतवर हैं। तो सर, ये एहसास कराने के लिए तो क्रिकेट मैच भी नहीं खेला जाना चाहिए था। अमित शाह जी के बेटे जय शाह खुद वहाँ मौजूद थे। ये जस्टिफाई करने के लिए कि हम कितने ताकतवर हैं या हम खुद को सही साबित करें, मैच भी नहीं होना चाहिए था। सोचिए उन परिवारों पर क्या गुजरी होगी जो अभी भी शोक में हैं, जो अभी भी रोते हैं। ये कह देना कि हम फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, उनके पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं देंगे, उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, ये एक, चलिए अच्छा हुआ उन्होंने ऐसा भी नहीं किया, वरना तो जख्मों पर और नमक छिड़का जाता। लेकिन ये एक औपचारिकता बन के रह जाती है। फिर हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है। हम दुनिया भर में कहते हैं और बिल्कुल सही है, हमारा भीतर का मामला है। लेकिन 370 हटाने के बाद हम यूरोपियन यूनियन के सांसदों को भर भर कर ले जाते हैं कश्मीर दिखाने के लिए कि देखो सब कुछ कितना सामान्य है। फिर हम अपने देश में जो राजनयिक हैं उन्हें भर भर के ले जाते हैं दिखाने के लिए कि देखो हमने कश्मीर को अच्छे से संभाला हुआ है। आप खुद अपने सैद्धांतिक मत को तार तार कर रहे हैं, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं अगर आपका अंदरूनी मामला है तो फिर हमें क्यों ला रहे हो, हमें क्यों बतला रहे हो। और अगर हम फिर उस पर मुंह खोलेंगे, अब जैसे कि शायद ब्राजील के या अर्जेंटीना के एक एम्बेसडर ने कहा था कि ठीक है मैं चलूंगा, मैं उन सबसे भी मिलूंगा जिससे आप मुझे मिलवाना चाहते हैं जी। लेकिन मैं अपनी मर्जी से भी कुछ जगह जाना चाहूंगा और कुछ लोगों से मिलना चाहूंगा। आपने मना कर दिया। तो उस एक व्यक्ति का ना जाना सुर्खियां बन गया, उन 30-40 लोगों का जाना कोई मायने नहीं रखा। तो इस तरह की बचकानी चीजें करना, इस पर किसी
सामरिक जो आपके हित हैं, जो आपकी निरंतरता है, जो आपकी प्रामाणिकता है, उस पर असर ना पड़े, आपका सैद्धांतिक पक्ष है वो ढीला ना पड़े, इसकी चिंता किसको है और क्यों नहीं है? ये प्रश्न उठते हैं। तो कश्मीर को लेकर के हमारी नीति क्या रही है, हमारा रवैया क्या रहा है, ये लगातार एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना है। आज तक वो नीति क्या है ये स्पष्ट नहीं है। अब जैसे 6-7 लाख लोगों का बेघर हो जाना, हम बाढ़ पीड़ित नहीं हैं, हम भूकंप पीड़ित नहीं हैं, हम किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं निकले हैं वहां से, हमें जबरदस्ती मार कर काट कर निकाला गया है। आज तक इस पर भारत सरकार का एक व्हाइट पेपर नहीं है कि हम क्यों निकले। हमें विस्थापित कहा जाता है, माइग्रेंट कहा जाता है, मानो हम किसी प्राकृतिक आपदा के चलते निकले हैं या अपनी मर्जी से निकले हैं। ठीक। आज तक ये एक्नॉलेज नहीं किया गया कि हम वहां एक जातीय संहार का शिकार हुए हैं, एक जेनोसाइड विक्टिम है, हमारा समूल नाश किया गया है, हमारा समुदाय पूरा का पूरा उखाड़ के फेंक दिया गया है, हम आज भी शरणार्थी कैंपों में हैं। क्यों हैं? इसकी किसी सरकारी दस्तावेज में पुष्टि नहीं है।